एक बड़ी पुरानी कहावत है, 8 जुला है 9 है हुक्का, फिर भी लगा है थुक्कम थुक्का। हुक्का पीने वाले 8 हैं और हुक्का की संख्या 9 है, फिर भी आपस में लड़ रहे हैं। ऐसा ही कुछ इजराइल में हो रहा है। इजराइल इस बार बहुत बड़ी संकट में फंसा है। जिस तरीके से अमेरिकी संसद में हंगामा मचा था, अमेरिकी संसद को घेर लिया गया था, क्या वैसा ही कुछ बड़ा हंगामा होने वाला है या उससे भी बुरा? 1995 का इतिहास एक बार फिर से दोहराने वाला है इजराइल में। तो वहीं दूसरी तरफ नेतन्याहू जाते जाते भी भारत और यूएई के लिए करके गए सबसे बड़ा काम, भारत की बहुत बड़ी मुसीबत को इजराइल ने कर दिया है दूर। इसके अलावा जियोपॉलिटिक्स में इजराइल में खास करके बहुत बड़ा धमाल मचा हुआ है, जिसका सीधा असर भारत पर भी पड़ने वाला है। जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। इजराइल में 12 साल बाद पूरा इतिहास बदलने वाला है और इसकी पूरी तरीके से प्लानिंग भी हो गई है। इजराइल में जो अब तक नहीं हुआ था वो चीजें भी हो रही हैं, सिर्फ और सिर्फ नेतन्याहू सरकार को हटाने के लिए 8 विपक्षी दलों ने आपस में गठबंधन कर लिया है और देश में सरकार बनाने का ऐलान भी कर दिया है, जिससे 12 साल बाद इजराइल में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार विदा हो सकी। लेकिन अब इस प्रक्रिया में सुरक्षा एजेंसियों ने जो बड़ी चेतावनी दी है, उसके अनुसार 4 नवंबर 1995 का दिन एक बार फिर से दोहराया जा सकता है। जानते हैं आखिर क्या हुआ था 1995 में? 1948 में जैसे ही इजराइल का उदय हुआ, इजराइल नाम का एक देश बना, वैसे ही ये अरब देशों के नजरों में खटकने लगा, क्योंकि अरब देशों की धरती पर इजराइल नाम का एक देश जहां यहूदी रहते हैं वो आंखों में चुभता रहा। 14 मई 1948 को आधिकारिक तौर पर इजराइल नाम का देश बना और अभी जश्न की शुरुआत भी नहीं हुई थी कि अगले ही दिन मिस्र, इराक, लीरिया, जॉर्डन, लेबनान ने मिलकर एक दिन पहले बने देश में जोरदार हमला। हालांकि इजराइल को हल्के में लेने की कीमत इन सभी देशों को चुकानी पड़ी। इस युद्ध में इजराइल की सैन्य क्षमता और आक्रामकता को देखकर दुनिया दंग रह गई। इसके बाद 1956, 67, 73 एक के बाद एक 4 जंगों में अरब जगत ने इजराइल के आगे घुटने टेक दिए। जंग से कुछ हासिल नहीं होना है, ये बात सबसे पहले इजिप्ट यानी मिस्र ने समझी। आप देखोगे अभी भी सीज फायर कराने में मिस्र का बहुत बड़ा योगदान है। वहाँ के राष्ट्रपति अनवर सदात जो उस समय थे, उन्होंने इजराइल के साथ शांति समझौता कर लिया। अब मिस्र के इस नेता ने शांति स्थापित तो करवा दिया, लेकिन खुद उनके ही देश में उनको ऊपर पहुंचा दिया गया। किसने पहुंचाया और किस चीज के निशाने पर आए? तो वो कट्टरवाद के ही निशाने पर आए। इतिहास गवाह है, जब भी दुनिया में कोई ये चाहता है कि धार्मिक, नस्लीय और उग्र राष्ट्रवाद से हट जाए, तो उसकी अपनी ही जमीन पर उसके चरमपंथी मौत के घाट उतार देते हैं। अब इजराइल और फिलिस्तीन के बीच लगातार झगड़े होते जा रहे थे। छापामार युद्ध, गुरिल्ला युद्ध चलता जा रहा था, जिसके बाद फिलिस्तीन के राष्ट्रपति उस समय के यासर अराफात ने एक चिट्ठी लिखी इजराइल के प्रधानमंत्री इयत्जाक रॉबिन को। यासिर अराफात ने इजराइल को बतौर एक राष्ट्र मान्यता भी दे दी। फिलिस्तीन के ऐसा करने पर इजराइल ने भी उसी पत्र का जवाब देते हुए फिलिस्तीन को भी एक देश का मान्यता दे दिया और ये कहा कि अब हम शांति से रहेंगे। 4 दिन बाद सितंबर 1993 को अमेरिका में राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की मौजूदगी में इजरायली प्रधानमंत्री इत्जाक रॉबिन और फिलिस्तीनी नेता यासिर अराफात ने एक ऐतिहासिक ओस्लो एकॉर्ड साइन किया, जिसमें एक दूसरे को मान्यता भी दे दी और कहा कि हम अब एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे, शांति बनाए रखेंगे। लेकिन असर इसका ये हुआ कि उधर ओस्लो एकॉर्ड साइन हुआ और इधर इजराइल में कट्टरपंथी यहूदियों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। लेकिन रॉबिन ने ये साफ कर दिया कि अब यहाँ पर शांति रहेगी। यहाँ तक कि दोनों नेताओं को 1994 में नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला इस चीज के लिए। पर मामला कट्टरपंथियों के बीच में गरमाने लगा। 4 नवंबर 1995 का दिन था। इजराइल की राजधानी तेल अवीव के किंग्स ऑफ इजराइल स्क्वायर में रॉबिन एक विशाल सभा को संबोधित कर रहे थे। सभा खत्म हुई, रॉबिन हॉल से बाहर निकलकर अपनी कार की तरफ बढ़ रहे थे। अभी कार का दरवाजा खोला ही था कि भीड़ में मौजूद यिगल अमीर नाम के एक शख्स ने इत्जाक रॉबिन पर एक के बाद एक 3 गोलियां चला दी। 2 गोली रॉबिन को लगी। बुरी तरह से जख्मी हालात में रॉबिन को पास के अस्पताल में ले जाया गया। खून काफी बह चुका था और अगले 40 मिनट रॉबिन ने दम तोड़
छोड़ दिया। और अब जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट कह रही है इजराइल की, वो ये कह रही है कि इस तरह की घटना एक बार फिर हो सकता है। इजराइल की आंतरिक सुरक्षा एजेंसी शिन बेट ने चेतावनी दी है कि देश में नई सरकार के गठन से पहले हिंसा हो सकती है। इससे पहले मीडिया रिपोर्ट में भी ऐसी आशंका जताई गई थी। अब शिन बेट के प्रमुख नदाव अर्गामान ने हिंसा की आशंका जताई है। अर्गामान के अनुसार हमने सार्वजनिक रूप से सोशल मीडिया पर बहुत ही हिंसक और उकसाने वाली बातें देखी है। इससे कुछ समूहों के बीच हिंसा भड़क सकती। इजरायली मीडिया तो ये भी खबर कह रही है कि नेतन्याहू के समर्थक अमेरिका में जिस तरीके से कैपिटल हिल वाली घटना हुई थी, उस तरह की हिंसा को अंजाम दे सकते हैं। शिन बेट का कहना है कि दक्षिण पंथी समर्थकों के बीच गद्दार जैसे शब्द बार बार कहे जा रहे हैं। आपको बता दें, इजराइल में गद्दार कहना बहुत बड़ी बात है। और उधर इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने नए गठबंधन को देश के लिए खतरा बताया है। उन्होंने बार बार सांसदों से अपील करी है कि ये गठबंधन मत करो, पर अब ऐसा लगता नहीं है कि ये गठबंधन रुकने वाला है। लेकिन इतना भी जान लें कि ये गठबंधन बहुत दिनों तक चलेगा नहीं। साझे का काम बहुत ज्यादा दिन तक नहीं चलता है, पर इतना जरूर है कि जाते जाते नेतन्याहू ने भारत और यूएई के लिए सबसे बड़ा काम किया है। सबसे पहले तो जिस तरीके से भारतीय सीमा पर, खासकर से चीन से लगती सीमा पर चीनी एक्टिविटी बढ़ी हुई है, उसे देखते हुए बिना देर किए 6 हिरोन ड्रोन्स को इजराइल ने लीज पर दे दिया है, खास तौर पर लद्दाख के इलाके में निगरानी करने के लिए। तो वहीं इजराइल और फिलिस्तीन के झगड़े के बाद भी जब सीज फायर हो गया, तब यूएई और इजराइल के बीच में एक एग्रीमेंट बना है ट्रेड को लेकर, व्यापार को लेकर, बिना टैक्स वाले व्यापार के गुंजाइशों को लेकर। अरब देश में एक माहौल जरूर बना, लेकिन अब यूएई ने और इजराइल ने आगे बढ़ने का फैसला ले लिया है। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण है, हाल ही में एक ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फोरम का दुबई में आयोजन किया गया और जिसको स्पॉन्सर करा जेरूसलम पोस्ट और खलीज टाइम्स ने। तीनों देश के राजदूत यहाँ मौजूद थे, इजराइल के, भारत के और यूएई के। इन दोनों देशों के यानी कि इजराइल और यूएई के समझौते के बाद इंडो इजरायली चैम्बर खास तौर पर बनाए गए हैं दुबई में। यहाँ पर भारतीय राजदूत ने साफ करा कि किस तरीके से इजराइल के साथ भारत के रिश्ते मजबूत हुए हैं। तो भारत ने फूड, एग्रीकल्चर, वाटर, एनर्जी और डिफेंस के सेक्टर में प्रगति करी है और यूएई भी इन चीजों का फायदा उठा सकता है। तो वहीं यूएई की तरफ से भी इसके लिए सहमति दिखलाई गई है। एक अरब देश में इजराइल और भारत का इस तरह से घुसना भारत के लिए फायदेमंद इसलिए है कि अब यही यूएई पाकिस्तान के ऊपर भी दबाव बना रहा है। इजराइल की ये मदद भारत को जहां एक तरफ चीनी आक्रामकता से लड़ने में मदद कर रही है, तो वहीं पाकिस्तान के ऊपर दबाव बनाकर उसकी ताकत को भी कमजोर करने में लगा हुआ है। अब आने वाली नई सरकार भारत के साथ कैसे रिश्ते रखती है, ये तो वक्त ही बताएगा। वैसे आपको क्या लगता है, गठबंधन की बनी हुई सरकार भारत के साथ वैसे ही रहेगी जैसे नेतन्याहू थे? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।